हाय एवरीवन, आई होप यू रिमेंबर 4 तारीख को एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने इंटरप्राइज वैल्यूएशन की बात करी थी और मैंने वादा किया था आपको कि मैं स्टार्टअप वैल्यूएशन पे एक वीडियो रिलीज करूँगा। वैल्यूएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट फिर भी बिल्कुल कुछ नहीं समझना इसके बारे में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वैल्यूअर आपके वैल्यूएशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड अदर पीपल विल सजेस्ट यू, बट आपको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले वैल्यूएशन तो इस बात की करी जाती है कि जो आज तक आपने आइडिया जनरेट किया, लोग जमा करे, या फ्यूचर में अपने बिजनेस का क्या पर्सपेक्टिव बनाया है या कैसी प्लानिंग करी है, इन सारी चीज़ों को यदि हम कंबाइन करें तो वो किस तरीके की वैल्यू उसकी निकल के आएगी। इफ़ कोई इन्वेस्ट करना चाहे आपके बिजनेस में, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के एंगल से ही वैल्यूएशन करी जाती है ताकि आप कितनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे इसका पता करा जा सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन 3 तरीके से की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ काल होता है ना, भूतकाल, वर्तमान एंड भविष्य। तो प्रेजेंट में वैल्यू कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं या पास्ट में कर सकते हैं। इन्हीं का टेक्निकल नाम है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस एक मेथड है जिसके कि अंदर जो बेसिक फैक्ट होता है वो ये होता है कि आपने पास्ट में कितना खर्चा किया है इस बिजनेस कैपेसिटी को बनाने में। सो उस कैपेसिटी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जितना खर्चा लगेगा, उस कॉस्ट के बेसिस पे बिजनेस की वैल्यूएशन करी जाती है। ये इसको कॉस्ट रिप्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं एंड ओवरऑल एक कॉस्ट मेथड कैटेगरी में आता है। और ये हम भूतकाल की बात कर रहे हैं जो आप कर चुके हो। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान में आज के दिन में आपके चारों तरफ अगल बगल आपके जैसी कंपनियों की क्या वैल्यूएशन करी जा रही है, उसके बेसिस पे जब आप वैल्यू करते हो तो उसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन। सो क्या होता है कि आपके बिजनेस सेक्टर में या पीयर ग्रुप में यदि कोई कंपनी वैल्यूएशन हुआ है, उसमें एक वैल्यूअर ने या बाकी प्रोफेशनल ने क्या एंगल लिया, क्या क्या चीज़ें काउंट करी नहीं करी, उन चीज़ों को बेस बना के एक मल्टीपल फैक्टर तैयार करते हैं जो कि एबिटा पे होता है, कई बार पैट पे होता है, कई बार सेल्स पे भी होता है। तो यदि आप ऐसे करते हो मतलब आप अपने प्रेजेंट टाइम में अपने सराउंडिंग को देख रहे हो। तो ये वर्तमान काल की वैल्यूएशन हो गई जिसमें आप अपनी कंपनी से तो जो मतलब है सो है, बट अपने आसपास की चीज़ों को आप ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, उसके बेसिस पे अपनी वैल्यूएशन फिगर आउट कर रहे हो। तीसरी वैल्यूएशन इज फ्यूचरिस्टिक, जो भविष्य काल पे है कि आपने जो बिजनेस क्रिएट करा उसमें आगे चल के कितना प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, उसका हम एज ऑन डेट वैल्यू निकालते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो उस आने वाले सारे लेट से 20 साल या 50 साल में जो प्रॉफिट बनने वाला है उसकी आज के दिन में वैल्यू क्या होगी यदि इन्फ्लेशन और बैंक रेट से उसको डिस्काउंट करा जाए। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यूएशन। इसमें सबसे जो फेमस है उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं, डीसीएफ। डीसीएफ बहुत बार सुना होगा आपने कि हमारी डीसीएफ वैल्यूएशन इतनी आती है। तो बेसिकली डीसीएफ का मतलब ये हो गया कि आप फ्यूचर में क्या कमाने वाले हो वो सबका टोटल कर रहे हो, बट एज ऑन डेट आप उसको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं पूरी डिटेल में जाने लगूं। मैं जंप करता हूं कि स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे करें। सो पहली बात तो दोस्तों, स्टार्टअप कौन से फेज में है सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग अप है, स्टार्टेड अप है या स्टार्टेड ऑफ है। सो यदि बिल्कुल आइडिया स्टेज पे है तो उसको हम स्कोर कार्ड या वीसीएम मेथड, उसके भी बहुत सारे मेथड है वैसे, बट मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट स्टार्टअप को दो पार्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, एक प्री रेवेन्यू और एक पोस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब प्रूफ ऑफ रेवेन्यू कि आपके बिजनेस में पैसे कमाने की क्षमता है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रूफ ऑफ रेवेन्यू। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म्स में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ रेवेन्यू का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका ध्यान रखें।
सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि प्री रेवेन्यू कंपनीज हैं यदि, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं वैल्यूएशन करने के। उसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस वाला है वेंचर कैपिटल मेथड है, स्कोर कार्ड। उसके अलावा आप फर्स्ट शिकागो मेथड लगाइए, समेशन ऑफ रिस्क लगाइए। बहुत 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 सारे मॉडल डेवलप हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल दीज आर प्री रेवेन्यू वैल्यूएशंस। इसमें कॉस्ट टू डुप्लीकेट वगैरह भी आप लगा सकते हैं यदि कोई प्रोटोटाइप या टेक्नोलॉजी या कोई प्लेटफॉर्म या इस तरीके की कोई चीज़ डेवलप करी गई है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड बर्कस मेथड बोलते हैं। बर्कस मेथड बेसिकली डिफाइन करता है कि बिजनेस में अगेन रिस्क कितने हैं और कौन कौन से रिस्क को बिजनेस क्रॉस कर चुका है। तो हर रिस्क पे हम एक पर्टिकुलर यूएस में लेट्स से $1 मिलियन लगाएंगे, तो यहाँ पे आप 1 करोड़ लगा लीजिए। तो ये स्टेजेस क्या होते हैं। आइडिया रिस्क होता है कि आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, किस तरीके का है, लीगल है कि नहीं। तो ये आइडिया रिस्क हो गया। टीम रिस्क हो गया, फाउंडर्स कैसे हैं, टीम कैसी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया कि क्या आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगी तुरंत, या यदि पुरानी होती गई और नई टेक्नोलॉजी आती रही तो आप एडाप्टेबल हैं कि नहीं। तो ये सब टेक्नोलॉजी रिस्क हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क हो गया, नेशनल रिस्क कर लो, रिपुटेशन रिस्क कर लो, दुनिया जहान के रिस्क होते हैं। मतलब मैं रिस्क पे एक अलग वीडियो ही बना सकता हूँ कि कितने 10 15 20 तरीके के रिस्क होते हैं सब। इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है गो टू मार्केट रिस्क, जीटीएम स्ट्रैटेजी। जीटीएम स्ट्रैटेजी कंपनी की कैसी है उसके ऊपर भी कुछ एक पर्टिकुलर सम डिफाइन होता है। तो ऑन एन एवरेज 5-6 जो बिजनेस रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके यदि हर एक रिस्क का मिटिगेशन प्लान है या वो रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए आप लेट से 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो भी आपने यूनिट मैट्रिक्स रखा है आप उसको ऐड करते जाते हो। जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है उसमें माइनस भी करते हो या जीरो करते हो। सो लेट से कि टेक्नोलॉजी रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मे बी कि आप उसको जीरो करें तो उसको कोई पैसे नहीं मिल रहा है आपको, और इन सब का टोटल करोगे तो लास्ट में इंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है प्री मनी वैल्यू। अब प्री मनी पोस्ट मनी वैल्यू आई होप आपको मालूम हो, बट मैं क्विकली बता दूं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्री मनी वैल्यूएशन मतलब आपके कंपनी की वैल्यूएशन, उसके बाद इन्वेस्टर ने एक पैसा आपके कंपनी में दिया। प्री मनी वैल्यूएशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पोस्ट मनी वैल्यूएशन, दैट्स ऑल। कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन के बेसिस पर ही इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है वो डिफाइन होती है, डिपेंड करती है। यहीं से आती है वो रेशियो। लेट से यदि 5 करोड़ की आपकी वैल्यूएशन है, कोई आपको 5 करोड़ और दे रहा है लेट से, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या हो गई, 5 + 5 10, और उसने 5 करोड़ रुपए दिए आपको, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5। सो मोटा माटी आप उसको 50% इक्विटी देने का प्रॉमिस कर सकते हो, या दैट्स व्हाट कोई भी एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर आपसे मांगेगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से वेंचर कैपिटल मेथड मैं आपको क्विकली बता दूं कि वेंचर कैपिटल मेथड अगेन सबसे वाइडली यूज्ड है। तो क्या क्या वाइडली यूज है, स्कोर कार्ड मेथड, जिसमें कि आप कंपेयर करते हो कि जो जो रिस्क हैं बर्कस मेथड में, जो रिस्क हैं, टेक्नोलॉजी रिस्क है, टीम रिस्क है, आइडिया रिस्क है, इन्हीं सब चीज़ों को स्कोर कार्ड मेथड के अंदर एक इनपुट पॉइंटर बना देते हैं। एंड उसको फिर आप डिफाइन करते हो कि ये किसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना अच्छा या कितना बुरा है। एंड इसका वेटेज एवरेज निकाल के आप फाइनली वैल्यूएशन टोटल करके निकालते हो। मुझे पता है आप थोड़ा सा आप टेक्निकल हो रहे हैं, बट इतनी टेक्निकलिटी आपको समझनी पड़ेगी यदि आप थोड़ा आइडिया लगाना चाहते हो वैल्यूएशन के बारे में, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। नाउ आई एम जंपिंग टू पोस्ट रेवेन्यू स्टार्टअप। पोस्ट रेवेन्यू स्टार्टअप इज कंपनी जहाँ पे कि रेवेन्यू होना शुरू हो चुका है, बैंक में पैसे आते हैं, जिस ऑपरेशन का आपने वादा किया था उस ऑपरेशन से बैंक में पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके बेसिस पे आप बेसिकली आगे का फ्यूचर लिखते हो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो 4 साल 5 साल 7 साल की हम फ्यूचर बनाते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे।
एंड उस फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। कैसे? उसको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर जनरली बैंक रेट होता है, लेकिन स्टार्टअप के केस में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना भी अपने आप में एक टेक्निक है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी सच में डिफाइन करता है कि आपके बिजनेस में कितना रिस्क है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जनरली कैसे निकाला जाएगा? आपके इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ इक्विटी या आरओआई लेंगे, उसमें हम रिस्क फैक्टर ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क यदि है, कोई नेशनल रिस्क है, प्रोडक्ट रिस्क है, फाउंडर रिस्क है, सबका प्रीमियम ऐड करते जाएंगे। तो यदि देखिए कि मान लीजिए कि आप टेक बिजनेस में हैं और टेक्नोलॉजी एंड आईटी इंडस्ट्री इंडिया की लेट से अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, आपकी कंपनी छोटी है, मार्केटेबल भी नहीं होगी, तुरंत तुरंत किसी को एग्जिट नहीं मिल सकती, करते करते आप 20 से 25% इक्विटी कॉस्ट पे पहुंच जाओगे फॉर श्योर। तो जो डिस्काउंटिंग होगी ये 25% पे होगी, बिकॉज जितना ज़्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा परसेंटेज, उतना कम वैल्यूएशन निकलेगा आपका। तो इन्वेस्टर हमेशा चाहेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसीव्ड जो रिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा परसीव हो, ताकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा रहे, सो दैट कि वैल्यूएशन कम से कम हो और उसको इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। जो मैंने पोस्ट रेवेन्यू स्टार्टअप का फंडामेंटल बताया कि कैसे वैल्यूएशन होगा, ये ही वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी इन जनरल सारे एग्जिस्टिंग कंपनीज में अप्लाई होता है टू नो व्हाट फेयर वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, नोट द लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू जनरली तब निकाली जाती है जब कंपनी बंद हो रही हो। कंपनी बंद होने का मतलब वहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं है, देयर इज़ नो फ्यूचर। तो वहाँ पे आप जनरली बुक वैल्यू की बात करते हो कि टेंजिबल एसेट्स की क्या वैल्यू है बुक्स में, उसको टोटल करते हो। एंड इसको नेटवर्थ वैल्यू भी बोलते हैं। मान लो बैंक में पैसे हैं या प्लांट है या लैंड है, उसका टोटल करते हो, नेटवर्थ वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू कह लो, या आप लिक्विडेटेड वैल्यू कह लो। सो ये सारे तब यूज होते हैं जब आगे बिजनेस चलाने की बात नहीं करी जा रही हो। सो आई होप कुछ क्लैरिटी आपको हुई होगी वैल्यूएशन पे। यदि किसी पर्टिकुलर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी पे आपके कोई सवाल हैं, आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में समझाऊं, तो आप लोग कनेक्ट करिए मेरे को, या कमेंट सेक्शन में, या जैसे भी, मेरा ईमेल भी है। तो आप इसको हम उस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं, बिकॉज ये सब सब्जेक्ट रियली टेक्निकल है और मैं नहीं चाहता कि आपके सर में दर्द हो जाए इसको देख के। तो अभी के लिए मैं बंद करता हूँ। एंड अगेन आई होप यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड गिविंग मी कमेंट्स, like, dislikes, whatever you feel like. Thank you so much for watching the video. Thank you so much and see you in next video.